गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, कल लोकसभा के चुनाव हुए फोर्थ फेज के, और यहां पर हमें 67.7% वोटर टर्नआउट देखने को मिला है। अब देखो, कुछ एक ऐसे जगहें थी जहां पर कुछ वायलेंस, कुछ ईवीएम में कुछ मॉल फंक्शनिंग की गड़बड़ की कुछ खबरें हमें यहाँ पे देखने को मिली हैं। पर ओवरऑल अगर हम बात करें तो वेस्ट बंगाल के अंदर एक 78.44% का हाईएस्ट वोटिंग परसेंटेज देखने को मिला। वेयर एस ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की, तो यहाँ पर ये नंबर काफी कम था, 37.98%। इसके साथ ही आप नोटिस कर पाओगे यहाँ पर कुछ केसेस भी हमें देखने को मिले हैं, नॉट रिलेटेड टू इलेक्शंस बट अदरवाइज यहाँ पर आपको एनडीआरएफ की आपको टीम देखने को मिल जाएगी इस केस के अंदर। दरअसल में यहाँ पे बात हो रही है घाटकोपर की, जहां पर कुछ लोगों की कल डेथ हो गई है बिकॉज एक पेट्रोल पंप की जो होर्डिंग थी वो कोलैप्स हुई है। साथ ही साथ अगर हम बात करें फूड इन्फ्लेशन की, तो फूड इन्फ्लेशन अपने 4 महीने के हाई के ऊपर पहुंच गया अप्रैल मंथ के अंदर। अब यहां पर अगर आप नोटिस करोगे ना, तो एक जो चीज देखने को मिली है वो है रूरल और अर्बन का गैप। रेदर आई शुड से कि रूरल एरियाज के अंदर ना जो फूड इन्फ्लेशन है उसके बढ़ने की जो रफ्तार है वो अर्बन एरियाज के कंपैरिजन में आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, जो कि एक काफी चिंताजनक विषय हो सकता है। दोस्तों, डेट है आज की 14 मई 2024 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन के अंदर। पहला जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है बैन ऑन ओलिएंडर फ्लावर्स इन केरला। मैं आपको समझाता हूं। देखो, ये यहां पर आप फ्लावर्स देख रहे होंगे, इन फ्लावर्स का नाम है ओलिएंडर। ठीक है। अब इनके ऊपर ना बैन लगा दिया गया है। अब आप सोचेंगे सर ऐसा क्या हो गया इन फ्लावर्स के रिगार्डिंग। देखो, दरअसल में ना केरला में एक महिला थी, ठीक है, वो यूके जाने वाली थी। ठीक है। अब हुआ क्या कि एक दिन ना जस्ट यूके जाने के कुछ ही दिन पहले उनके यहाँ पे इस तरह के फ्लावर्स देखने को मिल रहे थे, एंड बाय चांस उन्होंने ये फ्लावर्स को खा लिया। ठीक है, गलती से च्यू कर लिया, उनको पता नहीं था कि ये फ्लावर्स है क्या। बेसिकली उनको च्यू कर लिया इन्होंने कुछ ओलिएंडर लीव्स को। थोड़े समय के बाद उनको वॉमिटिंग आने लगी, कोलैप्स कर गई, बाद में जाके उनकी डेथ हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे सर ऐसा क्या था इन फ्लावर्स के अंदर। देखो, दरअसल में ना जो ओलिएंडर फ्लावर्स होते हैं, ये इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर एक तरह का विष होता है। ये टॉक्सिक होते हैं फ्लावर्स। ठीक है। इनके देखो, जैसे कहते हैं ना कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, ओलिएंडर फ्लावर्स के भी ना कुछ बेनिफिट्स भी हैं, नो डाउट अबाउट इट, पर काफी सारे इनके नुकसान भी हैं, स्पेशली बिकॉज ऑफ इट्स टॉक्सिसिटी। इनमें एक जहर होता है एक तरह से। गेटिंग द पॉइंट। तो थोड़ा सा इसको समझते हैं कि ये क्या है ओलिएंडर फ्लावर्स एंड ऑल दोस थिंग्स। देखो, इनको ओलिएंडर, रोजबे, नेरियम ओलिएंडर, इन सब नामों से जाना जाता है। तो केरला गवर्नमेंट रन टेम्पल बोर्ड्स ने इस तरह से इन फ्लावर्स की ऑफरिंग के ऊपर बिल्कुल रोक लगा दी गई है। केरला में इसको अराली, कनाविरम इन नामों से भी जाना जाता है, एंड ये प्लांट आपको ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल टेम्परेट रीजन के अंदर कल्टीवेट होता हुआ देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर इसके मेडिसिनल यूजेस भी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हार्ट कॉन्ट्रैक्शंस के लिए इसको यूज किया जाता है। प्लस एट द सेम टाइम अगर आप आयुर्वेदिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया की बात करें, तो यहाँ पर इन्होंने बात करी है कि डिफरेंट डिफरेंट स्किन डिजीज को टैकल करने के लिए ना इनके रूट बाक ऑयल को यूज किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल डिफरेंट डिफरेंट हमारे टेक्स्ट है, आयुर्वेदिक टेक्स्ट, जैसे आपका भृतरई हो गया, निघंतस हो गया, उनके अंदर इस प्लांट को डिफाइन भी किया गया है। प्लस एट द सेम टाइम यहाँ पर अगर आप नोटिस करो, जो हमारा लेप्रोसी होता है जिसको हम कुष्ठ रोग से नाम से जानते हैं, तो कुष्ठ रोग को ट्रीट करने के अंदर भी यहाँ पर इसका यूज किया जाता है। ऐसा चरक संहिता, जिसको चरक के द्वारा लिखा गया था ना, उसके अंदर ये चीज मेंशन्ड भी है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें भाव प्रकाश, उसके अंदर मेंशन किया गया इसको एज अ विश, एज अ पॉइजन की तरह। पर काफी सारे इसके यूजेस भी हैं, जैसे इचिंग हो गया, माइक्रोब्स पैरासाइट हो गया, इन्फेक्टेड वुंड्स हो गया, या फिर स्किन डिजीज हो गया, इनको ट्रीट करने के लिए इसको यूज किया जाता है। जब लोगों ने इसके बारे में रिसर्च करी तो ऐसा पाया कि बहुत लंबे टाइम से ना इसको यूज किया जाता है अलग अलग पर्पसेस के लिए। पर यह भी नोटिस किया गया कि अगर हम बात करें लोग जब सुसाइड करते हैं, तो सुसाइड करने के अंदर भी काफी सारे लोग ओलिएंडर फ्लावर्स का मिस यूज करते हैं। तो ये कुछ पॉइंटर्स है रिगार्डिंग ओलिएंडर फ्लावर्स जो आपको यहाँ पे पता होने चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों, हमारा टॉपिक है डिजी लॉकर के रिगार्डिंग। देखो, डिजी लॉकर का आजकल बहुत हाई लेवल के ऊपर यूज हो रहा है। अब यहाँ पे सरकार ने बोल दिया है कि जो स्टूडेंट्स है ना, वो अपने स्कोर्स, अपने वेरीफाइड मार्कशीट्स, उनको यहाँ पे डिजी लॉकर के ऊपर ही मिल जाएगी। दरअसल में डिजी लॉकर है क्या, हमारी जो मीटी मिनिस्ट्री है ना, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उनका यहाँ पर आपको इनिशिएटिव देखने को मिलेगा डिजी लॉकर, जो कि आता है हमारे डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत। ठीक है।
अब देखो यार, इतने सारे हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपका आधार कार्ड हो गया, ठीक है, आपका पैन कार्ड हो गया, इस तरह से बहुत सारे हमारे अलग अलग डॉक्यूमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। अब ये तो एक तो होती है हमारे पास फिजिकल कॉपी, जो आप लोग अपने वॉलेट वगैरह में रखते भी होंगे, राइट। पर कहीं ना कहीं ना हम चाहते हैं यार, हम चाहते हैं थोड़े पेपरलेस वर्ल्ड की तरफ, पेपर फ्री इनिशिएटिव की तरफ। तो हम बोल रहे हैं कि यार कोई दिक्कत नहीं, आप अपने डॉक्यूमेंट स्टोर कर सकते हो इस डिजिटल वॉलेट के अंदर, जिसका नाम है डिजी लॉकर। तो कल को यार आपको कोई पुलिस वाला पकड़ लेता है ना, और वो आपसे मांगता है कि भैया अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखाओ, तो आपको जरूरी नहीं है कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना ही चाहिए फिजिकल कॉपी। आप डिजी लॉकर के माध्यम से उसको दिखा सकते हो। गेटिंग इट? तो जब भी किसी को कुछ भी दिखाना हो, या लेट से कई बार एंट्री कहीं पे करनी होती है, वहां पर आपसे वो आधार कार्ड या बाकी चीजें मांगते हैं, तो वो सारी चीजें आप डिजी लॉकर के माध्यम से उनको दिखा सकते हो। तो 2015 के अंदर इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया था, कुछ भी पर्पस के लिए, पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए, मार्कशीट के लिए, ये सारी चीजें ट्रेवल के टाइम जब आप मान लो एयरपोर्ट पे जाते हो तो कई बार आपसे मांगते हैं अपनी वेरीफाई करने के लिए, तो सब जगह ये चलेगा। एक्चुअल में क्या है हमारे पास, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2016 के रूल 9A के हिसाब से जो भी डिजी लॉकर सिस्टम के अंदर डॉक्यूमेंट्स होंगे ना, दे आर ट्रीटेड टू बी सेम या फिर इन पार, मतलब उतनी ही वैल्यू है जितनी आपके ओरिजिनल फिजिकल डॉक्यूमेंट्स की होती है। ऐसा आईटी रूल्स 2016 के हिसाब से बोला गया है। अभी तक अगर हम बात करें तो लगभग 27 करोड़ इसके रजिस्टर्ड यूजर्स हैं, एंड साथ ही साथ 6.7 बिलियन डॉक्यूमेंट्स, लगभग 670 करोड़ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे इसके माध्यम से रिट्रीव किए गए हैं। तो डेफिनेटली सिटीजन्स को बेनिफिट है, कहीं पर भी एनी टाइम एयर एनीवेयर आपके डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाएंगे। ऑथेंटिक हैं ये डॉक्यूमेंट्स, एंड जैसे ओरिजिनल होते हैं उसी तरह ही उसके इक्वलेंट ही ये माने जाते हैं। तो इस तरह से फास्टर डिलीवरी हो सकती है चीज़ों की, प्लस एट द सेम टाइम जो एजेंसीज हैं उनको भी बेनिफिट होते हैं, क्योंकि यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट खत्म हो जाती है, पेपरलेस गवर्नेंस की तरफ हम बढ़ते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स यहाँ पे हमें डिजी लॉकर के देखने को मिलते हैं। डेफिनेटली और भी है, ठीक है ना, ट्रस्टेड चीज़ें हो जाती हैं, रियल टाइम के अंदर आप उनको फेच कर सकते हो। प्लस ना देखो, जो इनक्रिप्शन होती है ना, वो आपको इनक्रिप्शन भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ये जो यहाँ पे लिखा ना 248 बिट आरएसए, ये आरएसए एल्गोरिथम्स की बात होती है यहाँ पे, कि कैसे इनक्रिप्शन हुई, कैसे है, प्रॉपर सिक्योरिटी फीचर्स है। मतलब कहने का पॉइंट ये है, ओटीपी वेरिफिकेशन है, कंसेंट सिस्टम है, समय समय के ऊपर लॉग आउट हो जाता है ताकि ऐसा नहीं कि आगे कोई मिसयूज कर पाए, प्रॉपर सिक्योरिटी ऑडिटिंग है। तो प्रॉपर सिक्योरिटी के फीचर्स भी इसके अंदर यहाँ पे रखे गए हैं, एंड अकॉर्डिंगली रियल टाइम वेरिफिकेशन के अंदर हमारी मदद करता है। अगला बिल्कुल एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है फ्लर्ट। आप सोचेंगे सर ये कैसा नाम रख दिया फ्लर्ट? देखो ये नाम किसका है, नए सेट ऑफ कोविड-19 वेरिएंट का। देखो आप जानते हो कोविड-19 के डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट समय समय के ऊपर आते रहते हैं। तो एक ना नया कोविड वेरिएंट है KP2 के नाम से, जो कि काफी यूएसए के अंदर पिछले दिनों के अंदर काफी इंक्रीज होता हुआ देखने को मिलेगा। सर वो बात तो ठीक है, पर इन्होंने नाम फ्लर्ट ही क्यों रखा, और कुछ नहीं रख सकते थे? देखो रख सकते थे, पर एक्चुअल में क्या है ना, जो डिफरेंट डिफरेंट म्यूटेशंस हुई हैं, वो 4 म्यूटेशंस हमें मेजरली देखने को मिलती हैं। एक है म्यूटेशन एफ, एक है म्यूटेशन एल, एक है म्यूटेशन आर, और एक है म्यूटेशन टी। बीच में इन्होंने आई डाल दिया, पर ये एक्चुअल में फ्लर्ट जो है ना, ये 4 म्यूटेशंस को ही दिखाता है। उनके जो टेक्निकल नेम्स हैं उन म्यूटेशंस के, उन्हीं को यहाँ पे शो करता है। बाकी और आपको कुछ ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, कहाँ से आए कहाँ से नहीं। बस ध्यान में रखिए, जो फ्लर्ट वर्ड है ये नया सेट ऑफ कोविड-19 वेरिएंट है, दैट शुड बी इट। बाकी बहुत ज्यादा हमारे लिए रेलिवेंट ये नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा टॉपिक है अरोरा लाइट्स इन इंडिया। यहाँ पर आप समझने की कोशिश कीजिएगा, जब मैं बात करता हूँ ना अरोरा लाइट्स की, तो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ताकि हमें ये समझ आए कि अरोरा लाइट्स का फॉर्मेशन होता कैसे है। यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हो कि आपकी जो स्काई होती है ना, बहुत ही बढ़िया बढ़िया रंगों से इस तरह से ब्राइट कलरफुल लाइट्स जब आपको देखने को मिलती हैं, उसको अरोरास बोलते हैं। मैं आपको यहाँ पे ना पिक्चर के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो होता क्या है ना, ये रहा आपका सूरज, ठीक है। अब सूरज की तरफ से क्या आती हैं, आपकी सोलर विंड्स, राइट। इस तरह से आपको सोलर विंड्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। अब ये सोलर विंड्स क्या करती हैं, हमारी धरती की तरफ इस तरह से अप्रोच करती रहती हैं, अप्रोच करती रहती हैं, ठीक है। पर हमारी धरती के पास क्या है, यहाँ पर आप नोटिस करोगे, ये है हमारी मैग्नेटिक, जो अर्थ की मतलब एक शील्ड होती है जिसको हम जानते हैं मैग्नेटिक शील्ड। अब हुआ क्या, जो यहाँ पे ये चार्ज पार्टिकल्स आ रहे थे सन की तरफ से, ये कहीं ना कहीं क्या होते हैं, ये जो धरती के मैग्नेटिक फील्ड है इसके अंदर ट्रैप हो जाते हैं। इसके अंदर ट्रैप होने की वजह से वो कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अंदर ट्रेवल करते हैं, एंड अकॉर्डिंगली हमारे जो नॉर्थ पोल हो गया और साउथ पोल हो गया, उसके अंतर्गत यहाँ पे आ जाते हैं, और उसके माध्यम से अपर एटमोस्फेयर के अंदर हमें देखने को मिल जाते हैं। अब ये जो पार्टिकल्स आगे ये करेंगे, ये इंटरेक्ट करेंगे किस चीज के साथ सर? अरे डिफरेंट डिफरेंट आपकी जो गैसेस होती हैं उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे, और जब ये इंटरेक्शन होगा उससे आएगा कलर। तो ये जो आपको स्काई इस तरह से अलग अलग रंगों की दिख रही है ना, ये कलर्स देखने को मिल जाते हैं।
तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, अगर मान लो जैसे ऑक्सीजन के साथ ये सोलर विंड पार्टिकल्स कोलाइड करते हैं तो ग्रीन कलर देखने को मिल जाएगा, नाइट्रोजन के साथ कोलाइड करने के बाद ब्लू एंड पर्पल के कलर्स देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरह से हमारी स्काई इस तरह से बहुत बढ़िया बढ़िया रंगों से देखने को मिलती है। इंपॉर्टेंट बात देखने वाली बात यह है कि नदर्न हेमिस्फेयर के इनको बोला जाता है आपको नदर्न लाइट्स या फिर ऑरोरा बोरियोलिस, एंड सदर्न लाइट्स को यहाँ पे बोला जाता है ऑरोरा ऑस्ट्रियोलिस। ऑस्ट्रियोलिस के माध्यम से आप याद कर सकते हो ऑस्ट्रेलिया को। ठीक है, तो इस तरह से आपको डिफरेंट डिफरेंट रीजन में देखने को मिलती है। नॉर्मली जो आपका एशिया अफ्रीका वाला रीजन है वहां पर आपको नहीं देखने को मिलती, पर इस बार आपको लद्दाख के अंदर भी ये चीजें देखने को मिली, थोड़े बहुत इसके अंश देखने को मिले हैं। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंटर्स थे अरोरा लाइट्स के रिगार्डिंग। अब आप सोचेंगे सर कि लद्दाख के अंदर क्यों विजिबल होगी पहली बार, पहले तो कभी नहीं ऐसा हुआ। देखो इसके कुछ कारण है। एक्चुअल में क्या है ना, जो सोलर फ्लेयर एक्टिविटी है अपने आप में बहुत चरम सीमा के ऊपर है अभी करंटली अगर हम बात करें। ठीक है ना, इवन जो नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने इस वाले जो सोलर स्टॉर्म था उसको एक्सट्रीम दर्जे का यहाँ पे बताया गया है। तो बहुत मैसिव लेवल का जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म आपको देखने को मिल जाएगा। तो जो कोरोनल मास इजेक्शन होता था वो अपने आप में बहुत स्ट्रांग है, यही मेजर एक कारण हमें देखने को मिल जाता है। तो इंटेंसिटी इसकी बहुत ज़्यादा थी, इसकी स्पीड भी आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे 815 किलोमीटर पर सेकेंड, जिस वजह से लद्दाख वाले रीजन में भी देखने को मिला है, अदरवाइज ये नहीं देखने को मिलता। इनके देखो अगर हम बात करें क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, तो पहली बात तो देखो जो सैटेलाइट्स होती हैं वो काफ़ी वल्नरेबल हो जाती हैं इस वजह से, क्योंकि आप नोटिस करो जो भी सैटेलाइट्स आपकी लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर रन कर रही होंगी उनको कहीं ना कहीं दिक्कत आती है, जैसे नेविगेशन, मिलिट्री इंटेलिजेंस, कम्युनिकेशन, ये सब चीज़ों में काफ़ी इश्यूज आते हैं। प्लस रेडिएशन कई बार ह्यूमंस के लिए हार्मफुल हो सकता है, सैटेलाइट्स के ऊपर ड्रैग इफेक्ट आ सकता है बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन वाले केसेस की वजह से, पावर आउटेज हो सकती है, कहीं ना कहीं वोल्टेज रिगार्डिंग इश्यूज आ सकते हैं। तो ये सारे कुछ कंसर्न्स इसके बारे में हमें देखने को मिलते हैं विद रिगार्ड्स टू ओरियोरा लाइट्स। दोस्तों अगला हमारा टॉपिक है सुनाई रुपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देखो एक्चुअल में क्या हुआ ना, पिछले दिनों के अंदर असम के अंदर इलेक्शंस हुए और वहां पर पोलिंग स्टेशन, स्कूल्स और बाकी चीजें हुई। पता कहाँ पे हुई? एक आपकी सोनाई रुपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसके अंदर ये सारी अलग अलग एक्टिविटीज करी गई, स्कूल्स भी खोले गए, पोलिंग स्टेशन भी हैं और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज भी करी गई, जो कहीं ना कहीं फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 का बहुत ही बड़ा वायलेशन देखने को मिल जाएगा। तो थोड़ा सा हमें इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में जानना चाहिए। जैसे मैंने आपको कहा ये सोनितपुर असम के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। इसका 175 किलोमीटर का आपका कोर एरिया है, प्लस एट द सेम टाइम 1998 के अंदर इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे डिक्लेयर किया गया था। इसका जो नाम आता है ना, वो नाम आता है एक रिवर के माध्यम से जो इस एरिया से फ्लो करती है। यहाँ पर आपको चारद्वार रिजर्व फॉरेस्ट क्रिएट किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा 1878 के अंदर। डिफरेंट डिफरेंट रिवर्स हैं यहाँ पे, एक तो मैंने आपको बता ही दिया सुनाई रुपाई तो है ही है, उसके अलावा डॉलसिरी, गबारू, गैलगिली, बेलसिरी, ये कुछ पॉइंट रिवर्स यहाँ से फ्लो करती हैं। प्लस एट द सेम टाइम जब बारिश का मौसम होता है, बहुत सारे वेटलैंड जिनको हम लोकल लैंग्वेज में भील के नाम से जानते हैं वो यहाँ पे क्रिएट हो जाते हैं। क्लेई लोमी सॉइल आपको देखने को मिल जाएगी, प्लस डिफरेंट डिफरेंट आपको मॉइस्ट डेसिडियस, सेमी एवरग्रीन एंड ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पे देखने को मिलते हैं। कुछ एक दो चीजें और, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं एनजीटी की, या पहले इसके बारे में जान लो। यहाँ पे डिफरेंट कम्युनिटीज जो हैं वो एसमीज, नेपाली, बोडो और इंडिजिनस लोग आपको देखने को मिल जाते हैं। वाइल्ड लाइफ की जब मैं बात करता हूँ ना, तो यहाँ पर इंडियन वाइल्ड बाइसन, एशियन एलिफेंट, टाइगर, लेपर्ड, वाइल्ड बोर एंड व्हाइट विंग्ड बुक डक, ये कुछ इंपॉर्टेंट आपको वाइल्ड लाइफ यहाँ देखने को मिलती है। अब ये जो सुनाया गया है ना, ये एनजीटी ने बोला है कि आप क्यों इसे ग्रॉस वायलेशन कर रहे हो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट की। तो एनजीटी दरअसल में ना एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको 2010 के अंदर एनजीटी एक्ट के माध्यम से यहाँ पे बनाया गया था। क्योंकि आप नोटिस करना यार, इस तरह के जो भी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन या कंजर्वेशन रिगार्डिंग केसेस हैं उनके लिए स्पेशलाइजेशन हो पाए और जल्दी से जल्दी उन केसेस का निपटारा हो पाए, उसके लिए एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को यहाँ पे बनाया गया था। इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखने वाली बात यह है कि एनजीटी वर्क करता है इन द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के माध्यम से। दे आर नॉट बाउंड बाय द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। इसकी प्रिंसिपल बेंच आपको न्यू दिल्ली के अंदर देखने को मिल जाएगी। बाकी डिफरेंट डिफरेंट रीजनल बेंचेस जैसे भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई आपको अलग अलग रीजन्स में देखने को मिल जाती हैं। तो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स रिगार्डिंग सुनाई रुपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एक और टॉपिक हमें डिस्कस करना है, दैट इज एनपीयू के लिए। व्हाट इज एनपीयू? एनपीयू स्टैंड्स फॉर न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट। अब देखो मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। आप लोग सीपीयू के बारे में जानते होंगे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो गया, सही बात है, ये तो सर हम जानते हैं। ये एनपीयू क्या है? देखो दरअसल में ना अभी एप्पल ना, जो एप्पल कंपनी है उसने ना एक चिप निकाली है। क्या है चिप का नाम? चिप का नाम है सर M4 चिप। ये आपका जो आईपैड प्रो आता है ना उसके अंतर्गत इन्होंने पहली बार ये स्टार्ट करा है। पर है क्या? देखो आप जानते हो कोई भी डिवाइस है वो चिप्स के माध्यम से काम करती है। अब ये जो चिप यहाँ पे यूज करी गई है
वहां पर क्या है, एप्पल ने यूज किया है एनपीयू का, न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट का। ठीक है, पर इससे ये पावरफुल कैसे हो जाती है? देखो पावरफुल इसलिए हो जाती है क्योंकि आजकल जमाना है किसका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, एआई का। ठीक है, अब आपका चाहे स्मार्टफोन हो, लैपटॉप हो, आपका कोई टैबलेट हो, वहां पर जो एनपीयू होगा ना, उसको मेन प्रोसेसर के साथ इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। तो उससे फायदा क्या होगा? अरे इतने एआई के रिगार्डिंग काम होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल स्पीच रिकॉग्नाइज करना, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग हो गया, फोटो या वीडियो एडिटिंग हो गया, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन हो गया। ये सारे जो अलग अलग तरह के काम है ना, ये बहुत ही हाई लेवल के ऊपर एनपीयू हैंडल कर पाएगा। क्योंकि देखो आपके जो भी सीपीयू वगैरह होते हैं वो इतने एफिशिएंट नहीं होते इन सभी एआई के रिगार्डिंग काम करने के लिए। ठीक है ना? पर ये जो एनपीयू है जिसको नाम दिया गया है न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट, ये डेडिकेटेड प्रोसेसर रहेगा जिसको डिजाइन इसलिए किया गया है कि आपके जो भी न्यूरल नेटवर्क प्रोसेसेस होते हैं जो आपकी ह्यूमन ब्रेन को मिमिक करते हैं उनको अच्छे से मिमिक कर पाए। तो जो भी एआई रिलेटेड टास्क होंगे उनको बहुत अच्छे से हैंडल कर पाएंगे एज कम्पेयर टू आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और आपका जीपीयू भी होता है, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि कहीं ना कहीं मदद करता है। आप कई बार गेम्स खेलते हो ना, वहां पे हाई लेवल ग्राफिक्स चाहिए होते हैं, उसमें मदद करता है। तो एनपीयू को अभी के लिए क्या किया जा रहा है, इंटीग्रेट किया जा रहा है मेन प्रोसेसर के अंदर आपके डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस के लिए। आने वाले समय में और भी इसमें एडवांस फीचर्स आएंगे, बट ये एक बेसिक चीज थी अभी के लिए। ठीक है ना? जीपीयूज अभी डेवलपमेंट हो रही है उनकी भी एआई एल्गोरिथम्स के रिगार्डिंग, बट एनपीयूज इसी में हेल्प करेंगे। और मदद भी देखो क्या हो रही है यहाँ पे हम ट्रांजिशन करें स्मॉल लैंग्वेज मॉडल्स की तरफ। एक्चुअल में ना एलएम तो आप जानते होंगे, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, पर कहीं ना कहीं उनको आप छोटी डिवाइसेस जैसे आपके मोबाइल फोन्स, आपके लैपटॉप्स, उनके ऊपर कहीं ना कहीं करना या आपके टैबलेट्स के ऊपर करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो एनपीयू उसके अंदर हमारी मदद करेगा। पर आजकल तो बहुत सारे स्मॉल लैंग्वेज मॉडल्स भी आ रहे हैं, जैसे गूगल गैमा हो गया, माइक्रोसॉफ्ट का फी3 हो गया, एप्पल्स का ओपन ईएलएम हो गया, ये कुछ चीजें हो गया। तो ये सारी चीजें उसमें हमारी मदद भी कर रही हैं। बाकी आपको मैंने स्मॉल लैंग्वेज मॉडल्स आपको कई बार समझाया ही है। ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के ही आपके स्ट्रीमलाइन वर्जन होते हैं, जो कि अपने आप में कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, आपके लैपटॉप स्मार्टफोन्स के ऊपर बहुत बढ़िया ढंग से काम करते हैं। तो दिस इज द पॉइंट रिगार्डिंग स्मॉल लैंग्वेज मॉडल। अब कल मैंने आप लोगों को एक होमवर्क दिया था थेवेट्स ग्लेशियर के बारे में, काफी बच्चों ने इसके बारे में लिखा भी है। ठीक है ना? और कुछ लोगों ने सिर्फ थेवेट्स ग्लेशियर के बारे में लिख दिया, बाकी कुछ और क्वेश्चंस भी मैं देता हूँ, वो काफी लोग कम आंसर करते हैं, बट उनको भी आप लोग क्या करो, डेफिनेटली प्लेसेस इन न्यूज भी, ट्रू फॉल्स भी, एंड आपके जो पीवाईक्यूज होते हैं वो भी सारे ही ट्राई किया करो। ठीक है ना? तो थेवेट्स ग्लेशियर की अगर मैं बात करूँ ना, तो हमें इसके लिए जाना पड़ेगा कहाँ पे सर? जाना पड़ेगा सर अंटार्कटिका। ठीक है? अब थाइवेट्स ग्लेशियर 120 किलोमीटर वाइड आपका एक ग्लेशियर देखने को मिलता है, ये देख पाओगे यहाँ पे आप अंटार्कटिका के अंदर। अब इसको ना डूम्सडे ग्लेशियर के नाम से भी जाना जाता है। अब आप पूछेंगे सर डूम्सडे ग्लेशियर क्यों कहते हैं? डूम्सडे ग्लेशियर होता है क्यामत का दिन, डूम्सडे का मतलब। अब एक्चुअल में है क्या, ये जो आपका ग्लेशियर है बहुत तेजी से क्या हो रहा है, मेल्ट हो रहा है। एंड ऐसा बताया जा रहा है कि दुनिया भर का सी लेवल ना 0.5 मीटर से भी ज्यादा बढ़ सकता है अगर ये आपका ग्लेशियर मेल्ट हो गया। तो आप खुद सोचो कितना बड़ा रिस्क कहीं ना कहीं पूरी दुनिया को ये पोजेस करता है अगर ये इसी तरह से पिघलता रहा, इतनी तेजी से ये पिघलता रहा। तो थेवेट्स ग्लेशियर कह लो, डूम्सडे ग्लेशियर कह लो, इसकी लोकेशन आपको यहाँ पे वेस्ट अंटार्कटिका के अंदर देखने को मिल जाएंगी। आज का आपका होमवर्क रहेगा एबे रीजन के बारे में। ये बताओगे आप मुझे कमेंट्स के अंदर कि एबे रीजन आखिर कहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। आज का आपका होमवर्क रहेगा कुछ ये 5 ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर मुझे आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हो, इनमें से कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। कल मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था जैसे मोल्दोवा के बारे में, तो मोल्दोवा आपका रोमानिया एंड पोलैंड नहीं बल्कि रोमानिया एंड यूक्रेन से बॉर्डर हमें देखने को मिलता है, राइट? तो पहला स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। वर्ल्ड का लार्जेस्ट एयर कैप्चर प्लांट कहां पर ओपन अप हुआ है? ये आपका यूरोप के अंदर आइसलैंड के अंदर ओपन हुआ है, ना कि चाइना के अंदर। तो दूसरा स्टेटमेंट भी आपका गलत हो जाएगा। ड्रिप प्राइसिंग की बात करें, ये अपने आप में बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, हमने अच्छे से एग्जांपल से समझा भी था। पैलेस्टीन के अंदर इंडिया ने अब्सटेन नहीं किया था, बल्कि इंडिया ने उनके फेवर में वोट डाला था। तो दैट इज ऑल्सो एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इसके अलावा आज का आपका पहला होमवर्क रहेगा मणिपुरी संकीर्तना के बारे में, जिसका आंसर आप मुझे बता सकते हो। एंड दूसरा होमवर्क आपका रहेगा कि ऑर्गेनिजम्स के एवोल्यूशन के अंदर किन किन फिनोमेना ने इन्फ्लुएंस किया था। हाँ जी, कल मैंने आपको होमवर्क दिया था 64 योगिनी टेम्पल के बारे में। अब यहाँ पर आप पिक्चर के अंदर देख पाओगे ये आपका 64 योगिनी टेम्पल आपको देखने को मिल जाएगा। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अगर आप नोटिस करोगे 64 योगिनी टेम्पल एक सर्कुलर टेम्पल है, बिल्कुल सही बात है, जिसको कि कच्छ पागता इस डायनेस्टी के समय बनाया गया था। ये स्टेटमेंट अपने आप में बिल्कुल ठीक है। इसी तरह से अगर आप नोटिस करोगे आपका जो चौथा स्टेटमेंट है उसमें भी ये चीज मानी जाती है कि शायद जो इंडियन पार्लियामेंट बिल्डिंग बनी उसके पीछे भी यही रीजन था। ठीक है,
पर बाकी जो 2 स्टेटमेंट्स है ना वो आपके गलत हो जाएंगे। पहली बात तो आप ये समझो, मैं जैसे आपको कल कुछ बच्चों ने कहा सर आप जो लर्निंग बताई थी वो अच्छी लगी हमें, तो बिल्कुल पहली लर्निंग आप यहाँ पे ये समझो कि यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखी हुई ना, इट इज द ओनली सर्कुलर टेम्पल इन इंडिया, ये काफी ज्यादा एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। मैं ये नहीं कह रहा कि जिस स्टेटमेंट में ओनली आ गया वो सारी स्टेटमेंट गलत होती हैं, नहीं ऐसा नहीं मैं बिल्कुल भी कह रहा। पर आप नोटिस करो जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ते हो आप ऐसी लाइंस के क्रॉस कम आओगे ही आओगे जब ऐसा कुछ होता है। पर ये स्टेटमेंट अपने आप में बहुत ही एब्सोल्यूट बहुत ही एक्सट्रीम है, तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा एक्सट्रीम स्टेटमेंट हमेशा गलत होती है, नहीं। पर यहाँ पर आप नोटिस करो ना कि ऐसा अगर आपने कुछ पढ़ा होता तो आपको पक्का पता होता कि अरे ये चीज ऐसे होती है, पर ये चीज है ही नहीं। उसके अलावा अगर हम बात करें, जब हम बात करें तीसरे स्टेटमेंट की, यहाँ कह रहा है कि इससे कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, आपका जो वैष्णव कल्ट है उसको प्रमोट करने के लिए था। देखो जैसा मैंने यहाँ पे लिख दिया अभी की बात किसकी हो रही है, महाशक्ति की बात हो रही है, ठीक है। जो 64 योगिनी है तो शक्ति की बात हो रही है, ठीक है ना। आजकल के समय के ऊपर यहाँ पे शिवलिंग ने भी उसकी जगह ले लिया सेंटर श्राइन की, तो ये स्टेटमेंट अपने आप ये भी गलत है, राइट। तो आंसर बनेगा 1 और 4। तो जो लर्निंग्स है ना, एक तो देखो 2-3 चीजें हमें बतानी चाहिए कि जब भी कोई टेम्पल होता है वो कहाँ पे बिल्ड हुआ। जैसे इस केस में यहाँ पे लिखा है ना मोराना, जो आपका मध्य प्रदेश के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। दूसरी बात होती है किसने उसको बनाया, क्या किंग का नाम था, कौन सी डायनेस्टी थी, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन ये होता है कि यार वो वैष्णव कल्ट से है या फिर आपका शैवाइट है, क्या है, इस तरह की चीजें। एंड इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंटर्स होते हैं तो वो उसमें आ जाते हैं। तो अगर ये 3-4 पॉइंटर्स आपके कवर होंगे, या फिर नगरा स्टाइल हो गया, द्रविड़ा स्टाइल हो गया, अगर ये 4-5 पॉइंट्स आपने दिमाग में रखे होंगे ना किसी भी टेम्पल के रिगार्डिंग, तो वो क्वेश्चन आपसे हाई प्रोबेबिलिटी से सॉल्व हो जाएगा। दूसरा आपका होमवर्क था रियो +20 कॉन्फ्रेंस की रिगार्डिंग। देखो ये कॉन्फ्रेंसेस इस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देखो फॉर एग्जांपल 1992 का आप लोगों ने अर्थ समिट तो जाना ही था, उसके 20 साल बाद ना हमें रियो +20 कॉन्फ्रेंस देखने को मिलती है 2012 के अंदर, रियो डी जनेरियो ब्राजील के अंदर। ये कॉन्फ्रेंस का यही था यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए बनेगा। बहुत ज्यादा न्यूज में कई बार आता रहता है, एंड इवन जब हम एनवायरमेंट के अंदर इंपॉर्टेंट वर्ल्ड के लेवल पे क्या क्या प्रोजेक्ट चल रहे हैं ना उसमें पढ़ते हैं, तो डेफिनेटली उसमें इसका जिक्र आता ही आता है। तो जो भी चीजें हुई, चाहे वो अर्थ समिट हो गया, रियो +10 हो गया, रियो +20 हो गया, बाकी जो भी COP26 COP27 ये चीजें होती है ना, इनके बारे में अगर हमें जानकारी अच्छी होगी तो यही हमारी लर्निंग है कि वैसे क्वेश्चन हम फिर कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की डिस्कशन। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हो। एक सेकेंड यहाँ दिखा देता हूँ, हाँ जी, ये रहा आपका टेलीग्राम चैनल PW ओनली IAS ऑफिशियल जाके इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो, अपनी प्रेपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।